नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। वैभवी फिर से हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। किरदार जिंदगी का एक और पायदान, एक और एपिसोड। और इस एपिसोड में फिर एक खास शख्सियत। आज 179 एपिसोड के साथ मैं उपस्थित हूं और अगले हफ्ते 180 हो जाएंगे। यानी कि 200 के करीब हम किरदार जिंदगी में भी पहुंच गए हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ है इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने में। उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी, हमें खेद है। तकनीकी कारण के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया हमें जुड़ने में। लेकिन वादा किया था कि हर बुधवार को एक नई शख्सियत के साथ आऊंगी, तो वो वादा मैंने आज पूरा किया है। आज फिर एक बेहतरीन किरदार के साथ उनसे बातचीत, उनके जीवन के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनका बचपन, उनकी जवानी, उनके किए गए कार्य। क्योंकि आज एक खास पेशकश है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाने आई हूँ जो बहुत निडर हैं, बहुत निर्भीक हैं और हमेशा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि आप जब सुनेंगे उन्हें तो आपको लगेगा कि वाक़ई आज तो मज़ा ही आ गया सुनने में। कोई ऐसा ऑफ़िसर जो किसी से डरता नहीं है, अपने कार्यकाल में भी कभी डरा नहीं। और चाहे वो मंत्री हो, कोई उनके लेवल के आईएएस ऑफिसर हो, किसी से भी डरे नहीं और निडर होकर, निर्भीक होकर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय अभय नारायण त्रिपाठी जी के बारे में। और आप पूर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, ये तो आपका एक पहलू है परिचय का। लेकिन साथ ही और भी बहुत कुछ है आपके जीवन के बारे में हमें बताने के लिए। और वर्तमान में आप मुंबई हाई कोर्ट में आर्बिट्रेटर ट्रेटर और कंसिलिएटर के पद पर आप कार्यरत हैं। और ये क्या होता है ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात ये लगी इनके परिचय को जब मैं पढ़ रही थी, अपने कार्यकाल में इन्होंने अ, कई मंत्रियों के छक्के छुड़ाए हैं। और देखिए, एक बड़ी उपलब्धि किसी व्यक्ति की होती है जब आप किसी प्रशासन के अधिकारी से, खुद प्रशासनिक अधिकारी होते हुए किसी प्रशासन के अधिकारी से दो दो हाथ करना, या सत्ता में काबिज किसी मंत्री से दो दो हाथ करना, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ये वही कर सकता है जो पूर्ण रूपेण एक ईमानदार व्यक्ति है। तो आदरणीय त्रिपाठी जी के ईमानदारी के किस्से हम बहुत सुन चुके हैं और बहुत सारे अखबारों में शुमार भी हुआ है ये वाकया। और हमारे किरदार के रूप में आपकी उपस्थिति हमारे इस पटल के लिए भी शोभनीय है। और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। और देखिए, कोई भी काम अगर आप बेबाकी से, ईमानदारी से करते हैं, तो इतिहास आपको हमेशा याद रखता है। तो त्रिपाठी जी को भी इतिहास ने याद रखा है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है, जहाँ पर सभी लिप्त हैं इस कार्य में, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति अगर अडिग खड़ा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये उनके संस्कार है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए ईमानदारी का। हालाँकि आज के समय में बहुत मुश्किल काम है ये, ईमानदार होना। और मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा भी हम उनसे ज़रूर जानेंगे कि ईमानदार होने की क्या परिभाषा है और ईमानदार होना आज के समय में कितना मुश्किल है, कितना दुष्कर कार्य है। आदरणीय अभय नारायण त्रिपाठी जी से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल पूरे किए और रिटायरमेंट के बाद आप आगे मुंबई हाई कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। वो काम की क्या शैली है और ईमानदार होने के क्या फ़ायदे और नुकसान है, ये भी हम उनसे जानना चाहेंगे। तो चलिए आदरणीय त्रिपाठी जी से मुलाकात करते हैं। और उन्होंने मैं सबसे अच्छी बात उनकी मैं बताना चाहती हूँ कि 5 भाषाओं में उनकी पकड़ है।
वो जितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, उतनी ही अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, उतनी ही अच्छी वो अंग्रेजी बोलते हैं और उतनी ही बढ़िया उनकी मराठी है और जी हाँ, गुजराती भी। 5 भाषाओं पर आपकी पकड़ है और बहुत बड़ा परिचय आपका है और बीच-बीच में मैं इनका परिचय देती रहूँगी क्योंकि परिचय के दौरान ही हमें बहुत सारी इनसे बातें करनी है। तो एडिशनल प्रिंसिपल भी आप रहे हैं, तो उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है और फॉरेस्ट के बारे में भी बात करनी है, किस तरह आज की रणनीति क्या है और किस तरह से वन विभाग कार्य कर रही है। तो उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम उनका अभिनंदन करेंगे सबसे पहले और स्वागत करेंगे। तो हम चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए और हमसे बात करने आए। बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद भैवी जी, धन्यवाद देता हूं। मैं आपका वंदन करता हूं, मातृ शक्ति का वंदन करता हूं। और आपने ये जो कार्यक्रम चलाया है, निश्चित है ये मन परिवर्तन का कार्यक्रम है और मन जब बदलता है तो जन तभी बदलता है। तो पहले बात तो आपके इस कार्यक्रम को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप बधाई की पात्र हैं कि इसी प्रकार से यदि आप जन तक पहुंचेंगी मन परिवर्तन के द्वारा तो निश्चित है जन परिवर्तन होगा। जन परिवर्तन होगा तो समाज परिवर्तित होगा, समाज परिवर्तित होगा तो राज्य और देश के बाद जगत का भी परिवर्तन होगा। यह मेरी मतलब आकांक्षा है और पूर्णतः विश्वास भी है। ये आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित है मन बदलेगा, जन बदलेगा और जन बदलेगा तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा। यही मैं और ये भी मैं शुभकामना देता हूं कि आपका ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ते रहें, क्योंकि आज की परिस्थितियां अति विषम है, चारों तरफ से विषमता का वातावरण है। कोई भी, जैसे आपने ईमानदार की बात किया, आज ईमानदार को मतलब जिंदा रहने का लोग समझते हैं कि जिंदा ये ईमानदार नाम का बीज रहेगा तो ये जो है कहीं पेड़ ना बन जाए और कहीं इसके पेड़ के छाए में गैर ईमानदार लोग जो है उसमें दब ना जाएं, इसलिए उस बीज को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है हर स्तर पर। तो इस कारण से इस ईमानदारी की जो परिभाषा है ये सापेक्ष परिभाषा नहीं है। हर चीजें रिलेटिव है, लेकिन ईमानदारी रिलेटिव नहीं है। ईमानदारी एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट ही इसकी परिभाषा होनी चाहिए। और आज की परिस्थिति में यदि हम कहें कि कोई ईमानदार है, थे ईमानदार, ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ईमानदारों से। हमारे राजनेता ईमानदार थे। शास्त्री जी का नाम आता है, कामराज जी का नाम आता है, पटेल जी का नाम आता है। ऐसे हमारे डॉक्टर लोहिया रहे हैं, जयप्रकाश रहे हैं, संत विनोबा रहे हैं। इतिहास भरा पड़ा है कि ऐसे लोग रहे हैं जो सुचिता और पवित्रता, गुलजार नंदा रहे हैं। ऐसे लोग रहे हैं देश को दिशा दिया उन लोगों ने, हमारे क्रांतिकारी रहे हैं। लेकिन आज हम जो है अपने इस इतिहास को भूल गए हैं। तो उस इतिहास के माध्यम से कि ईमानदार रह करके भी कार्य किया जा सकता है। समस्याएं आती हैं, समस्याएं तो सबको आई। ईमानदारी में ही, त्याग में ही वीर सावरकर को दो जन्म की शिक्षा मिली हुई थी, कल्पना के परे है। यदि वो 2 जन्म लेते इस पृथ्वी पर, उतनी शिक्षा अंग्रेजों ने, शिक्षा मतलब कारावास, सजा अंग्रेजों ने उनको दिया था। मराठी भाषा में कारावास को शिक्षा कहते हैं, वो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, इतिहास हमारा भरा पड़ा है। महात्मा गांधी के पहले के लोग, जितने लोग आए स्वतंत्रता संग्राम में आए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में आए, उसके पहले भी जो आताइयों से लड़ते रहे। महारानी येसुबाई की कहानी है जो कि 30 साल तक जेल में रही। साहू महाराज रहे 18 साल। छत्रपति संभाजी रहे जिनको की मतलब जघन्य हत्या किया गया, लेकिन वो झुके नहीं, अपने ईमानदारी से, अपने धर्म से, अपने स्वाभिमान से वो झुके नहीं। तो हमारे भारत की एक परंपरा रही है, त्याग की परंपरा आज से नहीं है, वैदिक काल से है। तो आज इतना है कि उस पर एक राख पड़ गई है। ये जो भौतिकवादी संसार है उसके द्वारा राख पड़ गई है। तो जरूरी है उस राख को साफ करना। और आप जैसी मतलब जो है वीरांगनाएं हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और महिलाएं ही आगे आती हैं कि आप ये राख को साफ कर रही हो। एक बार राख जैसे हीरा होता है,
वो हीरा जो है नीचे दबा रहता है, पारखी उसको पहचानता है, साफ करता है, हीरा सामने आता है। तो आज ये जरूरत हो गई है, क्योंकि हम भी जब सर्विस में आए थे 1987 से, और आज देख सर रहा हूँ। सर हाँ सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर दरअसल जब भी हम अपने किरदार जिंदगी का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो जी हम सबसे पहले अपने जो किरदार हमारे साथ जुड़ते हैं उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं जी आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएं, उसके बाद जी हम इस कार्यक्रम का सिलसिलेवार शुरू करेंगे। जी जी। जी 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 जी। तो मैं जहाँ तक वैभवी जी परिवार है, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था। मेरा गांव जो है बस्ती के रिमोट में एरिया में है, और मेरे पिताजी किसान थे, वो भी अनपढ़ थे, माताजी भी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और हमारा परिवार, हम ब्राह्मण परिवार से थे, हम संस्कार हमारे पास था, लेकिन पढ़ाई लिखाई का वातावरण वही था जो पुरातन पढ़ाई लिखाई का होता है। लेकिन ये नई, मैंने बताया ना कि हमारी माताजी भी स्कूल नहीं गई थी, पिताजी भी नहीं गए थे। और मैं दो भाई हूँ। 12वीं तक हमने गांव में ही पढ़ा। 12वीं के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ गया। हाँ, मेरी रुचि सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों, सामाजिक कार्यों में ज्यादा थी। और मैं ही एक ऐसा हूँ कि 74 में मेरी अवस्था बहुत कम थी, लेकिन मैं जेपी मूवमेंट में था। और DIR मीसा लगते लगते बच गया। एक दो दिन बाल अपराधी था, और एक दो दिन के बाद छोड़ दिया गया। मैं थोड़ा न्याय के विरोध में हमेशा संघर्ष करता था। हमको, ये मेरी प्रवृत्ति थी बचपन से ही। गांव में भी ये प्रवृत्ति थी, लोग जानते थे कि झूठ नहीं बोलेंगे। मैं गांधी विनोबा के विचारों को मानता था। तो पिताजी का बड़ा ही योगदान था। माताजी हमारी अनपढ़ थी, लेकिन वो जब मैं पढ़ता था लालटेन के प्रकाश में, तो वो बैठी रहती थी। तो मैं 4 बजे वो लालटेन जला देती थी। तो मैं कहता था कि माताजी आपको आता क्या? तो बोलती थी सब आता है हमें। जब तक मैं पढ़ता था तब तक वो जो है बैठी रहती थी। और पिताजी तो उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन माताजी ध्यान देती थी। 9 बजे 10 बजे तक वो बैठी रहती थी हमारे पास में। और मैं 12 किलोमीटर साइकिल से आता जाता था। गांव जो स्कूल था 12 किलोमीटर दूर था, और वो जो है नदी नाले बहुत थे। तो हम उसी में आते आते थे। साइंस से मैंने पास किया, और 84% अंक हमको मिला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 12वीं में। यही दशा 10 में भी रही है। इंजीनियरिंग में मेरा प्रवेश हुआ, लेकिन मुझको, मैं गया भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कानपुर में। मुझे वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दो कारण थे। एक तो वहाँ रैगिंग हो रही थी, और कदाचार अनाचार ज्यादा था, तो मैं छोड़ के चला आया। एक दो महीने बाद एक पिताजी को बताया, नाराज बहुत हुए, लेकिन उसके बाद बोले कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक नियम ये था BSc में प्रवेश आपके का। समय में भी रैगिंग होती थी सर? हाँ, बहुत रैगिंग होती थी। मैं उसी से रैगिंग और गाली, कदाचार, मैंने कहा कदाचार और अनाचार बहुत ज्यादा था। और वहां लोगों ने समझाया भी हमको। प्रोफेसर एक गुप्ता जी थे, बोले कि जी। आप न जाइए, आपको सब लोग जानते हैं। हमारे भाई, चचेरे भाई, उस समय टेक्निकल एजुकेशन में सचिवालय में अपर डिविजनल असिस्टेंट थे, उनको सभी लोग जानते थे। तो बोले कि वो जानते हैं, आप मत जाइए। लेकिन मैं मन नहीं माना। वही अदाचार और मतलब कदाचार अनाचार से, गाली गलौज से, मैंने कहा इंजीनियरिंग में ही होता है। मैं चला आया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया तो BSc में 75% से कम पर एडमिशन नहीं लिया जाता था। 75% के बच्चे नहीं मिले तो 2 सीट खाली थी। तो मैं गया, उस समय गांव का था, और कुछ थोड़ा राजनीतिक संपर्क मेरा था, थोड़ा नहीं ज्यादा था। तो एक चिट्ठी VC को, उस समय VC जो थे उनको लिखा गया कि भाई गांव के थे, इनको मालूम नहीं हुआ कि कब एडमिशन होता है, और नंबर इनका 84% है। उन्होंने तुरंत एडमिशन दे दिया, और फिर हमको हॉस्टल भी तुरंत मिल गया। हॉस्टल मिलने के बाद फिर हमने हमने अपनी BSc की पढ़ाई शुरू की। क्योंकि मैं गांधी विनोबा के विचारों से प्रभावित था, सामाजिक कामों में लगा था, तो सिविल सर्विस के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं थी। मैं सोचता था कि सिविल सर्विस करके हम देश के समाज को बदल नहीं पाएंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा है हमको राजनीति और लोकनीति। राजनीति में कम था, तो लोकनीति में काम करता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई 1981-82 में कि हमको जो है कंपटीशन की तरफ जाना पड़ा, और हमने इम्तहान देना शुरू किया UPSC का, सिविल सर्विस का। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरी शादी, मतलब जब मैं बाल विवाह मेरा हो गया था, मेरी 78 में ही शादी हो गई थी। तब मैं 17.5 साल का ही था। हमारे यहाँ शादी हो जाती है, लेकिन गौना नहीं आता है।
और गौना मेरा तब आया, मैं अपने परिवार से कहा था गौना मत लाइएगा, जब मैं आईएएस का सिविल सर्विस का पहला प्रीलिम दे रहा था। लेकिन आया और उस प्रीलिम देने के बाद हमारी तबीयत खराब हुई, मैं चला गया था गर्मी में, एमएससी का इम्तिहान भी दिया और उसके बाद जो है दूसरे में प्रीलिम नहीं क्वालिफाई कर पाया, तीसरे में प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन में बहुत अच्छा पेपर हुआ था। हमारे समय में 3 चांस थे, 26 साल अवस्था थी, तो मैं दिया, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ तो बड़ा दुखित हुआ। ये कैसे हुआ? लोग मेरी कॉपी देखने आ रहे थे जहां इम्तिहान में दे रहा था लोक सेवा आयोग में यूपी में, लेकिन बाद में पता चला कि वह जनरल इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरी मेरिट नहीं बनी सिविल सर्विस में। और ऐसा इलाहाबाद में 40 बच्चों के साथ हुआ। उसी साल हमने आईएफएस का, मेरा एक 26 साल अवस्था बची थी, एक चांस था, मैंने चांस दे दिया और आईएफएस में मेरी गणित में सबसे ज्यादा मार्क मिला और मेरा चयन आईएफएस में हो गया। बाद में उस कारण 40 बच्चे जो कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गलती हुई है यूपीएससी से, ये 1990 का ऑर्डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि यदि हम पूरे एग्जाम को 85 के एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं तो देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि 5 साल हो गया, लोग जो है पदों पर हो गए हैं, सबको हटाना पड़ेगा। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2 चांस दिया कि जो बच्चे 85 में जनरल इंग्लिश के कारण जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए सिविल सर्विस में, उनको जो है चांस दिया गया 2। लेकिन मैं 4 साल मेरी सर्विस हो गई थी, इसलिए बैठने का कोई औचित्य नहीं था और तब मैं आईएफएस, मुझको महाराष्ट्र का ऑर्डर मिला, महाराष्ट्र। उसके बाद मैं बहुत कम दिन रहा, फिर चला आया भारत सरकार के डेपुटेशन पर चला आया। कुछ दिन पेट्रोलियम मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय जी थे, उनके साथ रहा, लेकिन ऑर्डर नहीं निकल पाया था। कारण क्या हुआ कि सरकार चली गई। उसके बाद इलाहाबाद में एफआरआई जो देहरादून है, इसी की 6 एफआरआई बनी थी 90 में, 91 में। तो सर तो सर 92 में जब एक आप एफआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन का इंस्टीट्यूट बना, उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर बना, इलाहाबाद में रहा। इलाहाबाद सर में जब अपना आप सब। वन विभाग में आए थे, जिस समय आप वन जी विभाग में आए थे, तो उस समय की जो स्थिति थी आपके सामने और आज की जो परिस्थिति है, दोनों में कितना अंतर लगता है आपको? देखिए, मैं जब वन विभाग में गया, मेरी पोस्टिंग परभनी में हुई थी और मैंने आपसे बताया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी था, लोग जानते भी थे, राजनीतिक हलकों में भी लोग हमको जानते थे, सभी लोग जानते थे। इसके पहले जब मैं ट्रेनिंग में था तो आदरणीय टीएन सेशन जी से मेरा बड़ा विवाद हुआ था और मसूरी एकेडमी में हमारे डायरेक्टर थे जुगांधर जी, वो हमको बहुत मानते थे, जबकि मैं आईएएस नहीं था, आईएफएस था। टीएन सेशन साहब बड़े निर्भीक थे, लेकिन कुछ उनमें अहंकार था, उस अहंकार को मैं सह नहीं पाया और टीएन सेशन साहब कुछ प्रश्न उनसे किया, उनको ये कहना पड़ा कि आप सर्विस के योग्य नहीं हो, मैं आपको डिसमिस कर दूंगा। तो जुगांधर साहब ने कहा कि हमारे प्रोफेसर हैं, आप इनको छू नहीं सकते, ये सही हैं, सत्य बोलते हैं, आपको ईगो है। ये जुगांधर साहब ने, टीएन सेशन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनको उन्होंने कहा कि ये ईगो है आपके पास। और उसके बाद ये सब चीजें चलती रहती थी। मैं महाराष्ट्र में गया तो भ्रष्टाचार तो चरम पर था, भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं थी। हमने भ्रष्टाचार निकालने का बहुत काम किया और कितने लोग जेल में गए, दो रेंज फॉरेस्ट अफसर को रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ वहीं परभनी में। उसके अलावा कितने लोग जो हैं डी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोशिश हमने किया, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया भ्रष्टाचार। आज मैं सोचता हूं कि भाई, मैं समझता था लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है कि भ्रष्ट बना देता है, ये नीचे से ऊपर तक। सबसे बड़ी समस्या एक हमारी हुई कि मैं चाय भी नहीं पीता था, लहसुन प्याज नहीं खाता था और अधिकारी का मतलब शराब पीना जरूरी है, तो मैं आउटकास्ट हो जाता था। लेकिन तब भी क्योंकि लोग समझते थे कि ये जो है सत्य बोलते हैं, मैं आपको पहले बताया कि राजनीतिक हलकों में मेरा संपर्क था, पुराने सभी नेता हमको जानते थे और जानते थे गांधी विनोबा के, गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं। मैं चरखा चलाता था, मैं कपड़ा बनाता था, ये सब चीजें सभी को मालूम है, महाराष्ट्र राज्य में और देश में ही मालूम है। क्योंकि टीएन सेशन जी, साहब को हमने हंस दिया, जब टीएन जी। सेशन साहब बोले कि ये मैं आपको सस्पेंड डिसमिस करूंगा, तो हमने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चलेगी। ये मैं संक्षिप्त में बताता हूं कि मेरे राजनीतिक संबंध अच्छे थे, क्योंकि मैं 14-15 साल से ही राजनीति में था
और जो सिद्धांतवादी नेता थे, सत्यप्रकाश मालवीय, जनेश्वर मिश्र, ये लोग हमको जो है बच्चे जैसा, सत्यप्रकाश मालवीय अपने लड़के जैसा मानते थे, जनेश्वर जी भी मानते थे। और इन लोगों के कारण जो है ये सबको सर मालूम। जो दो मंत्री आपके कार्यकाल में, जो दो जी मंत्री थे जिनको आपने सस्पेंड कराया, जेल भिजवाया, जी और जो आईएएस ऑफिसर थे, वो क्या वाकया था, वो हमारे दर्शकों हाँ, को आप अब मैं जरूर बता बताएं। रहा हूँ और कि मैं आपसे जब सुनने से पहले सर, हमारे पास डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो केंद्रीय हिंदी जी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। मैं बहुत बहुत जी स्वागत करती हूँ। उषा मिश्रा जी हमारे जी साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संगीता चौहान जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत जी अभिनंदन करती हूँ। तो सर वो जी क्या पूरा मामला था, वो हमारे दर्शकों को आप हाँ, बताएं। अब मैं बताता हूँ, आपको पेपर कटिंग भी भेजा हूँ। मैं जब इलाहाबाद से लौट करके फिर महाराष्ट्र में गया, तो मेरी मेरी पदस्थापना, पोस्टिंग हो गई। वाटर कंजर्वेशन एक डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में बना था। पानी की जी बड़ी समस्या थी, तो 3 विभाग मिला करके, माइनर इरिगेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और सॉइल कंजर्वेशन मिला करके एक वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बना था। और वाटर कंजर्वेशन आप जानते ही हैं कि कैसा विभाग रहा होगा। और उस समय शिवसेना बीजेपी की सरकार आ गई थी। मैं 96 जनवरी में गया अपना डेपुटेशन पूरा करके। मेरी पोस्टिंग अमरावती में हुई। और उस विभाग के जो मंत्री थे वो शशिकांत सुतार थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, नंबर 2 के मंत्री थे। एग्रीकल्चर और ये है वाटर कंजर्वेशन दोनों उनके पास था। 1 महीने भी नहीं हुआ था, 8 फरवरी 1996 को अमरावती जिले में, अमरावती कमिश्नरी है, एक जगह है जरूर, वहां शिवसेना के किसानों का मेला लगना था। शिवसेना पार्टी लगा रही थी। तो शिवसेना के उस वक्त मुख्यमंत्री थे ये आदरणीय मनोहर जोशी जी, स्वर्गीय हैं, इस समय नहीं है। तो जब वो लगा 8 को था, तो हमको मिनिस्टर के यहाँ से फोन आया, उनके पीए का, कि साहब आपके पास शिवसेना के अध्यक्ष जाएंगे जिला के, और कुछ काम है, और शिवसेना के का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, और आपसे उसमें चर्चा करेंगे। शिवसेना के 2 जिला अध्यक्ष मेरे पास आए, बैठे। उन्होंने कहा साहब ये ऐसा तय हुआ है कि उस जो मेला है, सम्मेलन है, उसमें 1 दिन का खर्चा वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट पूरा देगा। तो हमने कहा कैसे कैसे देगा? तो बोले साहब 1-2 लाख आदमी आएंगे, पूरा खर्चा आपका रहेगा। तो हमने कहा भाई कोई बजट तो नहीं है, यदि आज शिवसेना के सम्मेलन के लिए देंगे तो कल कांग्रेस वाले भी आएंगे, परसों बीजेपी वाले भी आएंगे, तो ये पैसे बजट में तो है नहीं। तो बोले साहब आप कुछ समझ नहीं रहे, आप लोगों को बोल दीजिए। तो हमने कहा मैं जब बोल दूंगा, लोग आपको पैसे देंगे तो हमसे वो 10 गुना दस्खत कराएंगे, ये तो मैं बोलता नहीं। और कुछ और वो बोले, तो हमने कहा आप हमको जानते नहीं है, मैं अभी भी नया नया आया हूँ, और मैं इस ऐसा अधिकारी नहीं हूँ आप लोग जैसे आए हो। इतनी बात कह करके और हमारी बात हमने समाप्त किया, वो लोग चले गए। दूसरे दिन मिनिस्टर का फिर फोन आया बंबई से, बोले कि आप हमको, दूसरे दिन बोले कि आप नागपुर सर्किट हाउस से मिलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं अमरावती से नागपुर 3 घंटे का रास्ता था। मैंने कहा ठीक है, मंत्री बुला रहे हैं, जाना ही है। मैं गया, सर्किट हाउस में बैठा, मंत्री जी आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बोले कि आप शिवसेना वालों को अरे तरे कहते हो शिवसेना लफंगों की पार्टी है, आप कहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री से संबंध है। तो मैं कुछ नहीं बोला। हमने कहा प्रधानमंत्री संबंध होता तो मैं आकर यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर बनता, मैं प्रधानमंत्री के साथ रहता, और मैंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर उन्होंने, और इसी बीच में उनके पीए ने हमको फोन करके कहा था जो दूसरे दिन, कि आप इतना पैसा, 1 दिन का खर्चा इतना, वो लोग बताए 1 दिन का खर्चा इतना लगेगा। जो शिवसेना के लोग आए वो बोले कि 1 दिन का पूरा खर्चा इतना लगेगा, और जोड़ ओढ़ के बताए थे। तो हमने कहा भाई ये नहीं हो सकता हमसे। फिर उनके मिनिस्टर को इतने बोला, मिनिस्टर के साथ रहा, बात खत्म हो गई। मैंने कहा ये बात ऐसी होगी। फिर फोन आया उनके पीए का कि आप सम्मेलन हो गया, अब आप पैसे दे दीजिए। तो हमने कहा भाई मैं कहाँ से दूं, मैं कोई जमा तो किया नहीं हूं, या मैं कोई घूस तो खाया नहीं हूं। बोले आप किसी को बोल दीजिए, अपने डिपार्टमेंट में अफसरों को बोलिए। हमने कहा मैं नहीं बोल सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं 2 दिन की छुट्टी पर अपने परिवार को लाने की, परिवार लाऊंगा, इलाहाबाद से चला गया था गांव। मैं घर आया, होली की छुट्टी थी, आ गया। उसके बाद जब मैं लौट करके जा रहा हूँ नागपुर स्टेशन पर, एक फैक्स हमको मिला कि मिनिस्टर आपसे लातूर में मिलना चाहते हैं। नागपुर से शशिकांत सुतार, नागपुर से लातूर बहुत दूर। लेकिन अब मैं गया,
मैं सेक्रेटरी को फोन किया, हमने कहा भाई मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं, बोले कि अब बुलाए हैं आप जाइए। अब उनके सेक्रेटरी को तो वो हड्डी होती नहीं है, वो तो सब हड्डी विहीन है, जितने मैं नहीं कहूंगा, ड्यू रिस्पेक्ट मैं ससन को भी कहा था, और मेरा लेख भी है कि आईएएस अफसर के पास कोई हड्डी नहीं होती है, वो केवल यस मैन है, आई एम यस सर, इतने बोलने वाले। ओवरऑल में गया लातूर में बड़ा सम्मेलन चल रहा था किसानों का, तो वहां यूनिवर्सिटी के लोग हमको जानते थे, वो बुला करके हमको डायस पर बैठा लिए। मंत्री जी को जल भुन गए जब मैं डायस पर बैठा, हमारे मंत्री के बगल में बैठा। मंत्री जी जो हैं हमको बोले कि अब ये हो जाए तो आप सर्किट हाउस में मिले। फिर सर्किट हाउस में गया, फिर कहानी शुरू हुई वही। तो मैं भी मतलब उसके बाद मैं अपने आक्रोश को रोक नहीं पाया, और मंत्री को जो मैंने कहना था हमने कह दिया, और हमने कहा जो आपको करना हो मेरा कर लीजिए, और ये अब ये धंधे आप बंद कर दीजिए, और ये भी कहा कि आपका धंधा है, इस धंधे के खिलाफ मैं लड़ूंगा। अब और सब जो कहा वो बताऊं तो आप, वो भी शशिकांत सुतार जिंदा है, उनकी मंत्री पद चला गया, हमको देख लेते हैं तो भाग जाते हैं, एमएलए थे, जिंदा अभी हैं, वो जानते हैं। तो अभी मैं बताऊं, मैं बहुत कुछ कह दिया, और वहां से मैं चला आया अमरावती मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया कि मंत्री के पीए ने पैसा मांगा, सारा डिटेल, और दूसरे दिन पेपर में बड़ा पेपर में छा गया, और मेरा उसी दिन ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो करके हमको रत्नागिरी भेज दिए। तो हमने फिर सेक्रेटरी, तो यहाँ महाराष्ट्र में हल्ला मच गया कि शिव सैनिक आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपने शिवसेना सरकार की बदनामी किया है, अब आपको सस्पेंड कर। हमने कहा सस्पेंड कर दें, अच्छा है। तो मैं फिर चीफ सेक्रेटरी वगैरह से बात किया, तो बोले आप चले जाइए लीव पर। तो मैं लीव पर चला गया, प्रोसीडेड ऑन लीव। उसके बाद अब कुछ नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं, जो पोस्टिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई, और यहाँ क्या हल्ला बचता है वो मैं नहीं जान पाया। मैं लौट आया, अपने गांव चला आया। हमने कहा आप नौकरी कैसे करेंगे, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, गांव चला, 2-3 महीने रहा। उसके बाद एक दिन जो है मैं दिल्ली चला गया, और यहाँ चर्चा क्या चल रही थी, मैं चिट्ठी लिखा कि हमको सस्पेंड कर दीजिए जिससे कि हमको तनख्वाह तो मिले, मेरा परिवार गांव में था। तो मैं दिल्ली चला गया, जनेश्वर मिश्र उस समय मंत्री थे, उनके यहाँ चला गया। उन्होंने हमको देखा, अगस्त की बात है, तो उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में, भोजपुरी में, कि हमने कहा था कि आप नौकरी न करिए, और नौकरी लायक आप नहीं, हर जगह आप झगड़ा कर लेते हो। तो हमने कहा हमने झगड़ा नहीं किया है, हम सिद्धांत, हम पैसे देंगे, कैसे दे देंगे। तो बोले कि, और हमने ये भी कहा मैं आपकी सहायता मांगने नहीं आया हूँ, हम लड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सहायता कर दिया, आप जाकर के इंद्रजीत से मिलिए। तो हमने कहा इंजीत कौन? तो बोले इंजीत गुप्ता, गृह मंत्री देवगौड़ा जी की सरकार में। तो हमने कहा भाई हमारा कैसे मिल रहे? बोले आप जाओ ना वेस्टर्न कोर्ट में, हमने बोला है, मैं फोन कर रहा हूं, आप जाओ। तो हमने कहा पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने वेस्टर्न कोर्ट 26 नंबर में वो रहते थे, 26 या 16 में, थोड़ा याद नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हाँ छोटे से है, फोटो देखा हूं। तो मैं गया, और उसके बाद देखा एक आदमी अपनी फाइल दबा के, सोच लीजिए देश का गृह मंत्री इंजीत गुप्ता जैसा, एक पुलिस भी नहीं थी। मैं पीछे पीठ पर उनके हाथ मारा, तो मुड़े हो, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना परिचय दिया, जनेश्वर जी ने भेजा है। तो बोले बड़े बहादुर अफसर हो भाई, ऐसे अफसरों की जरूरत है, और हमने आईबी इंक्वायरी भेज दिया है, हम इंक्वायरी चल रही है, आईबी आपको खोज रही, आप हैं कहाँ, और सरकार हम जो है हम लोग भंग करा देंगे, वो आपको दिल्ली बुला देंगे। चाय पानी पिलाए, मैं वहां से आया, जनेश्वर जी के पास आया, तो उन्होंने कहा था कि आईबी खोज रही है। तो मैं आ गया यहाँ अमरावती, और फिर आईबी के लोग आए, हमारा स्टेटमेंट लिए, डॉक्यूमेंट लिए, सारी। अब उसके बाद मैं नहीं जानता, फिर मैं गांव चला आया। फिर चीफ सेक्रेटरी अफजल पुरकर थे, उनके ऑफिस से फोन आया कि आपको चीफ सेक्रेटरी बुला रहे हैं। तो हमने कहा अफजल पुरकर क्यों बुला रहे हैं? तो हमने कहा हमारा किराया भाड़ा कौन देगा? उनके भगवान सहाय उनके डिप्टी सेक्रेटरी थे। तो हमने कहा भगवान सहाय भी बाद में कैट के मेंबर हो गए, बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं। तो बोले कि नहीं नहीं बुलाए हैं आप, आइए। हमने कहा ठीक है आता हूं। मैं आया वहां, अफजल पुरकर महोदय चीफ सेक्रेटरी थे, मिले। अफजल पुरकर महोदय के बारे में बता दूं कि वो बीपीटी के चेयरमैन रहे हैं, और सीबीआई में फंसे हुए थे, वो कैसे वो छूट गए भगवान जाने। किरण चौधरी के मतलब जो है, और अफजल पुरकर जेल में नहीं गए। मैंने आईएएस अफसरों की कहानी बता रहा हूँ, जी जी अफजल जी। पुरकर तो जी की बता रहा हूँ। तो मैं आईएएस ऑफिसर सर, हम बड़ा मतलब सिविल सर्विसेज के लिए इतना एक बड़े भारत में गिरे और बहुत करप्ट, क्रेज है।
मैं पब्लिकली बोलता हूं, मैं उनके सामने मैं चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया था, वो भी बता रहा हूं। अभी सर आगे सुनिए आप, आपने थोड़ा आगे जी सुनिए आप। इनका भौकाल ही बना हुआ है इनका। ये मुझसे इनकी हिम्मत नहीं है भिड़ने की। इनके आईएएस को जेल में ही भिजवाया हूं, तब भी तो इनकी सर हिम्मत नहीं है। एक एक क्रेज है भारत में सिविल सर्विसेज की एकदम और क्रेज बेकार है, यही गलती नेता करते हैं। हमारे सत्यप्रकाश मालवीय थे, मैं आपको एक बताता हूं। आप सत्यप्रकाश मालवीय का नाम सुनी होंगी, और डिप्टी सीएम जी थे यूपी के। अच्छा, और वो 77 में स्वायत्त शासन मंत्री थे। मैं सत्यप्रकाश मालवीय, मैं स्वयं गवाह हूं। 78 में मालवीय जी के ऑफिस में लखनऊ सचिवालय में बैठा था। एक जी दो आईएएस की कहानी बताता हूं। एक आईएएस थे महोदय सीनियर सेक्रेटरी, जी नाम ले रहा हूं अभी। वो स्वायत्त शासन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। मालवीय जी के पास आज के नेता जो हैं, जब उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो करप्ट हैं, वो जो है कभी वो जनता के अदालत से तो आए नहीं है, तो वो उसी आईएएस पे डिपेंड रहते हैं। वो आईएएस तो दलाली करता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सत्य घटना है। सत्यप्रकाश मालवीय नहीं है, उनकी लड़की अभी जिंदा है। तो मैं बैठा था, एक नोट लगा के वो महोदय सेक्रेटरी महोदय आए। मैं दो घटना बताता हूं। तो सेक्रेटरी महोदय मालवीय जी पढ़ने लगे। तो मालवीय जी ने कहा, ये तुमने क्या लिख दिया? तो बोले कि देखे, दस्तखत किया था। तो मालवीय जी ने बोला, तुम्हारा काम है केवल सिग्नेचर करने का? तो बोले, साहब वो असिस्टेंट ने वही लिखा था। तो बोले, मालवीय जी बोले, तुमको असिस्टेंट बना देता हूं। गोविंद बल्लभ पंत ने एक आईसीएस को जो है वो डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बना दिया था 37 में, और फाइल उस आईएएस के ऊपर सिर पर पटक दिए। बोले, जब आई तो क्या जरूरत है सेक्रेटरी का? असिस्टेंट के ऊपर डेस्क अफसर, डेस्क के अफसर के ऊपर डिप्टी, यूपी में अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, बताइए सालों का। और उसके बाद सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मालवीय जी बोले, इतना बड़ा तुम लोगों का हुजूम है, क्या जरूरत है? असिस्टेंट है पर सब डिपेंड है जब, तो क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताऊं, ये ऐसे थे मिनिस्टर। और एक और कहानी बताऊं, मैं इलाहाबाद में जब था, भले आप अभी सर वो मंत्री जी सर का। आपने सर आपके लिए एक संदेश प्रश्न आया है, मैं पढ़ के बताती हूँ। हाँ, पुष्पलता जी ने लिखा है कि अपने अनुभव के आधार पर समाज को आप क्या संदेश देंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मैं समाज को यही मेरा संदेश है कि आप अपने अंदर डर को खत्म कर लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, एक तो डर, समाज डर खत्म कर ले, व्यक्ति डर खत्म कर ले। नंबर दो, जो आप ये भौकाल देखते हो, जो मतलब जैसे आईएएस अफसर है, कलेक्टर है, कमिश्नर, उसको क्या पावर है? उसको आप इतनी इज्जत क्यों देते हो समाज में? क्या यही मैं आपको बताऊं, जो यूपी, हरियाणा, बिहार में जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक में नहीं है। महाराष्ट्र में एक किसान, अपने अंदर का किसान, पैर में चप्पल नहीं है, वो सचिवालय में घुस जाता है और कहता है कि भाई अपने लेखपाल को फोन करो। और क्या यूपी में किसी की हिम्मत है को सचिवालय में घुस जाए? कलेक्टर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं है। ये ये ब्रिटिश लेगेसी जो है, तानाशाह राजा जैसा व्यवहार। तो राजा के व्यवहार को अभी असहयोग कर लीजिए आप, जनता असहयोग कर ले, अवज्ञा कर दे, हम तुम्हारी बात मानते नहीं, तुम हो कौन? हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, और तो एक सारी बात तो मामला और सॉल्व हो हम जाए। आज हमारी समस्या क्या है? सर कलेक्टर साहब आ गए तभी उद्घाटन होगा। कलेक्टर की सर योग्यता किसी ने एक देखा बात, नहीं। त्रिपाठी सर हम लोग एक हाँ, बात नेता सुनते आ गया, हैं। मंत्री आ गए, मंत्री की योग्यता जो शराब पीता है, जी नैतिक है, कदाचारी है, अनाचारी है, इसको तो आप देखेंगे नहीं, जनता देखती नहीं। जनता को सर एक जो है, जो पावर पूजा, शक्ति पूजा जनता को दिखाई पड़ता है। आप चरित्रवान लोगों को ले आइए ना, भले कलेक्टर ना हो, आप एसपी ना हो, यही दुर्भाग्य है। हमारे नौकर हैं वो सब। सर हमने हम, देखा हाँ, है कि कहते हैं कि पूरे भारत को अगर कोई चला रहा है तो वो सारे हाँ, आईएएस ऑफिसर्स मिलके चला रहे हैं। वो झूठा, वो चला नहीं रहे, दलाली कर रहे हैं, झूठा है। महात्मा गांधी ने 6, 7, 8 मार्च 1948 को इसीलिए वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया था। इस व्यवस्था, ये जो अंग्रेजों की व्यवस्था चला रही है, उनको कुछ आता है? मैं सचिवालय में रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा सचिवालय में मैं रहा हूं। मैंने नोट, एक सर दो आपने लाइन कोई आईएएस अफसर लिख दे तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। सर किसी एक विषय बात पर और है आपने मैं कहता था, यही आपके नृपेंद्र मिश्रा है ना, उनकी कहानी सुनाऊं? अभी वो जिंदा है, सर 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 हमारे ऊपर डिफेमेशन नहीं कर देंगे वो। मैं उनकी कहानी सुनाऊं? कितने आज वो देश कभी मोदी के साथ
वो देश सर चला रहे थे। आज सर मैं ये मेरे जानना साथ चाहती हूँ। घटित घटना है, मैं इनका सुना दूं। ये तो मतलब जी मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे, इनकी कहानी सुनाऊं? अभी सर आप समझ जाओगी, ये तो पूरे ब्यूरोक्रेसी के हेड थे। अच्छा, फिर यही सब जाके आयोग में, मैं भी आयोग में रहा हूं, मैं आयोग से चीफ सेक्रेटरी को जो है एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया था। है कोई आयोग, किसी की हिम्मत है? हमारे चीफ सेक्रेटरी वो मलिक था, उसके सर खिलाफ हमारी एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया था। सर हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देता हूं कि अपने अंदर से डर पहले खत्म करें। दूसरा है कि आप ये हमेशा मान के चलें कि यदि अनाचारी कभी किसी को मतलब महत्व ना दें। ऐसे लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को महत्व ना दें। आप सत्ता में जो नहीं बैठे हैं, जो सदाचारी हैं, ये जो मतलब जो आचरण उनका अच्छा है, उनकी ईमानदारी है, इससे काम करते हैं, तो उनको आप महत्व दें। यही मैं युवा पीढ़ी को अपने अंदर से एक चीज निकाल दें कि आदमी आईएएस बन गया तो बड़ा बुद्धिमान होगा। मैं बता रहा हूं, कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 5,000 6,000 आईएएस है, एक पेज का नोट लिख के दिखा दे किसी विषय पर। आप उनको किसी विषय पर भाषण देने के लिए बोल दीजिए। अब दलाली करके तो रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर भी हो जाएंगे, हर आयोगों के अध्यक्ष। किसी भी आईएएस का आप 87 88 बैच के आईएएस को बुलाइए, हमारे सामने बुलाइए। मैं तो चैलेंज किया था मसूरी में कि कोई भी आईएएस अफसर आ जाए और किसी भी विषय पर हमसे मतलब तर्क कर ले। हमने चैलेंज किया, आज भी चैलेंज कर रहा हूं। मंत्रालय में रह करके कहना पड़ता था आईएएस वालों को, अरे यार आप बोलते क्यों नहीं हो? सेक्रेटरी को कहता था। नेताओं के सामने किसी भी आईएएस की हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं सचिवालय में मैं 5-4 साल लोक सेवा आयोग का सचिव रहा हूं। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री विलास राव जी थे, अशोक राव भी जिंदा हैं, और पृथ्वीराज जी थे, विलास राव जी थे, सिंधे साहब थे। विलास राव जी कहते थे कि भाई त्रिपाठी जी को मत छूइए, आप वो सही बोलेंगे। और सभी कोई भी आईएएस की हिम्मत थी बोलने की, और मैं सही बोल। अशोक राव कहते थे त्रिपाठी जी आप नहीं बोलते हैं तो आप आते क्यों मीटिंग में? तो हमने कहा आप मत बुलाओ, मैं आऊंगा, मैं जो नियम है वो बोलूंगा। लेकिन ये बोलते थे, देखिए ईमानदार की इज्जत करते थे। जी हमको बिल्कुल। सर बार बार अभी तो आपने यही देखा, वाटर कंजर्वेशन में बहुत लोगों को पकड़ा। और ये जी मोहन धारिया का नाम आप लोग सुनी होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी मोहन धारिया के उसको भी एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया था, मोहन धारिया के ऊपर। ये बहुत बड़ा एनजीओ चलाते थे। ये तो आपने जी हमारा 3 साल का कार्यकाल वाटर कंजर्वेशन का आपने सुना ही नहीं, इतिहास था वो। और विलास राव जी हमको बुलाए, बोले कि मोहन धारिया को आप जानते हैं, केंद्र के मंत्री रहे और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, आपने ऐसा कैसे लिख दिया? मैं कुछ नहीं बोला। बहुत बात हुई। मोहन धारिया बोले कि मेरी बदनामी कर रहे हैं, विलास राव जी थे। तो हमने कहा कि सर, मैं चुप रहा। हमने कहा सर आप लातूर के हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा आपके घर में चोरी हो गई? बोले हाँ। ये कैसे? हमने कहा हो गई मान लीजिए। और चोर को मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री का घर है। उसके बाद क्या हुआ कि चोर जो है जब पकड़ा गया, कहा अरे नहीं नहीं मैं सामान वापस कर दूंगा। तो सर, ये मोहन धारिया जी की संस्था बनराई 1995 में 55 लाख का जो है गवर्नमेंट पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। बेचारे अफसर सीडीओ आते रहे, एक राधा नाम की ईमानदार आईएएस अफसर थी, उसने जो है इंक्वायरी किया, 62 लाख का निकला इनके खिलाफ। इन्होंने अब इसकी महाराष्ट्र सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर, भारत युवा तुर्क थे वो। तो सर उसकी क्या हिम्मत थी? मैं आया जब 2004 में, मैंने फाइल देखा, तो मैंने ये लिखा कि वहां कलेक्टर पुना को कि 10 लोग, 10 उसमें भी सब मिनिस्टर थे, इनके वसूली सबके खिलाफ थी, मतलब करीब 15 करोड़ की। हमने कहा वसूली करिए, एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए। हमारे किरदार से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत अच्छी बातें वो कर रहे थे और मतलब इतनी बेबाकी से वो अपनी बात रख रहे हैं। और देखिए इस तरह से अगर हम सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट आकर एकदम बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि नेटवर्क चला गया है और यहाँ का मौसम दिल्ली का थोड़ा सही नहीं है आज।
आज बहुत ज़्यादा कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आदरणीय प्रदीप जी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय दिलराम भारद्वाज जी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन हमारे अतिथि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि आप कृपया दोबारा से जुड़ें। तो थोड़ी देर हम देख लेते हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और देखिए अपने कार्यकाल में बात करना, अपने कार्यकाल में हिम्मत से आगे बढ़ना और इस तरह से दो-दो हाथ करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी हिम्मत की बात है। ये सबके बस की बात नहीं है और मुझे लगता है कि ये जज़्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जिनको डर नहीं होता किसी बात का, और हमारे आदरणीय अभय नारायण त्रिपाठी जी उन्हीं लोगों में से एक हैं और शायद वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएँगे, तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे आप जुड़े। संगीता चौहान जी बहुत-बहुत अभिनंदन। और शुक्रवार को हम फिर एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जो हमारे अधूरे पिछली बार तकनीकी कारण की वजह से हम नहीं कर पाए थे। जो 6 राशियाँ और रह गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और रविवार को हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। वो विषय बहुत ही ख़ास है, क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उसके लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। और डिजिटल फास्टिंग पर हम बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनसे गुज़ारिश कर रही थी कि वो आप जुड़ जाएँ, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर अच्छे और नए किरदार के साथ मैं आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।